ओके, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। और आज का जो वीडियो है हमारा वो इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आज हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। और जब कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना, जब हम उसको रैपअप करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। और आपको पूरी इंपॉर्टेंस चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि देखो, कोई भी चैप्टर ख़त्म हो रहा है मतलब ये कि पुराना आपको कितना याद है। पुराना याद होना इम्पोर्टेंट है। आपकी तैयारी इस चीज़ से निर्भर करती है कि आपको याद कितना है ना। पढ़ लिए, सुन लिए, अच्छा लगता है लेक्चर, है ना। उसके बाद रीड कर लिए, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपका जो जितना भी मटेरियल है तैयार कितना है। ठीक है, दोनों चीज़ों को हमको देखना है। और दोनों चीज़ों को जब हम समझेंगे, चीज़ों को याद करने लगेंगे, तैयारी करने लगेंगे, पूरा जितना भी सिलेबस है, सिलेबस तो छोड़ो, अभी आपका जितना भी पूरा यूनिट है, मतलब ये जो चैप्टर 2 है, ये पूरा अगर आपका हो गया है तो आप लोग एंडिंग तक पहुँचे हो इस चीज़ की आप गारंटी ले सकते हो। वरना आप तो फिर वहीं पर हो अगर आपको याद नहीं है तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रेजिम। ठीक है, किस तरह से नए शासन की स्थापना होती है। और उसके बाद फौजदारी बोलो, है ना, फौज किस तरह से अंग्रेजों की स्थापित होती है, फौजों में क्या उपयोग किया जाता है, किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है, उन सब चीज़ों को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एंड ऑफ दी पूरे चैप्टर्स में, लगभग हम लोग का ये 6वां पार्ट है सेकेंड चैप्टर का। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस में कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट भी समझे, चीज़ें भी याद हो और आपकी नोट्स बनाने में भी आपको आसानी जाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। इसीलिए हम लोग को ये जो पूरा चैप्टर है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। और ये सब आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लगातार वीडियोस देखिए। और आपका जो भी इतना अच्छा सपोर्ट हमको दिख रहा है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं मोटिवेशन से, वो काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि यार अगर आप लोग लगातार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओगे तो क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे चैप्टर्स हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जनरल गवर्नर जो कि बहुत बड़ा पद था, ठीक है, सबसे बड़ा पद था उस टाइम का। तो वॉरेन हॉस्टिंग क्या करता है, 1773 से लेके 1785 तक इसका जो कार्यकाल है वो रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1773 से लेके 1785 तक, मतलब लगभग 12 साल। ओके, तो उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई। मतलब वॉरेन हस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ये उन लोगों में से है जिन लोगों ने कंपनी की शुरुआत भी की और कंपनी को बहुत मतलब कंपनी को ऊपर लाने में या कंपनी को फैलाने में, उसका विस्तृत करने में बहुत अहम भूमिका है इन लोगों की। ठीक है, इसमें वॉरेन हॉस्टिंग हो गए, इसके पहले जो हमने पढ़े थे, ठीक है, जिनका 10 साल कार्यकाल था, वो आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ें कि पहले कौन था, उसके बाद कौन था, क्योंकि लगातार जब आप पूरे जितने भी गवर्नर जनरल बने उनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये जो चीज़ें छोटी छोटी वो वहाँ पर बहुत काम में देंगी। ठीक है, तो वॉरेन हॉस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ठीक है, जब ये आते हैं तो बंगाल, ठीक है, बंगाल के साथ साथ आप देखोगे कि बम्बई में भी अब कंपनी का जो शासन है स्थापित हो गया और इसके साथ साथ मद्रास में भी, है ना। तो बड़े बड़े जितने भी क्षेत्र है ये सब इनके कंट्रोल में थे, इनका शासन था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश इलाकों में से आमतौर पर जो प्रशासनिक इलाकों में बटे थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी कहते हैं। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नर जनरल, ठीक है, पूरे का शासन किसके पास होता था, गवर्नर के पास होता था। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। जो मैं आपको जब से बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर कौन था, गवर्नर जनरल होता था। तो वॉरेन हॉस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। देखो, अच्छा आदमी था, बहुत सारे प्रशासकीय सुधार किए इसने। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि किस तरह से न्याय के क्षेत्र में इसने बहुत काम किया। और न्याय के तरफ में काम किया मतलब चीज़ें अच्छी की इसने। कुछ काम अच्छे हैं, अंग्रेजों को हम एक तरफ बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कुछ एक भी काम अच्छे नहीं है, कुछ काम अच्छे थे। जैसे आप बोलोगे कि सिविल सर्विस में इन लोगों ने सुधार किए, न्याय व्यवस्था में सुधार किए। तो ये सब चीज़ें आज भी हम उपयोग में ला रहे हैं। कलेक्टर वलेक्टर ये जो आज सुनते हो ना आप, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ये सब उन समय की देन है, ये कुछ किए। ठीक है, लेकिन हम ये कभी नहीं बोल सकते कि ये हमको सुधारने के लिए आए थे, ये हमारा शोषण करने के लिए आए थे। ये बात हमको
ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था के प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी। ठीक है, 2 अदालत होंगी। ठीक है, 2 अदालत होंगी। कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक होंगी फौजदारी अदालत और आपकी दूसरी कौन सी होंगी, ये होंगी दीवानी अदालत। देखो ये चीज़ों को समझ लो, क्योंकि अगर फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत आप समझ जाते हो तो आप जब बड़े बड़े यूसीसी बिल को समझोगे तो यहाँ पर आपको बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये सब चीज़ों को समझने में मदद होंगी। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने आगे क्या किए, दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ठीक है, ये क्या होते थे, यूरोपीय जिला कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। ठीक है, तो ये जो 2 है, ठीक, एक आपको समझना है, पहला कौन था, मौलवी और दूसरा पंडित। ये क्या करते थे, ये मुख्य तौर पर ये काम करते थे कि इनके साथ एक कानून व्यवस्था की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती। ठीक है, अभी काजी क्या होते हैं, मुफ्ती क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, कानून और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, पर इनकी जो निगरानी थी, इनके ऊपर रखते थे, वो कौन थे, कलेक्टर थे। तो काजी क्या होता है, एक न्यायाधीश होता है। मुख्य तौर पर ये एक मुस्लिम वर्ड या फिर एक अरबी वर्ड या फिर उर्दू वर्ड बोल सकते हो आप। और मुफ्ती क्या होता था, एक मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाविद जो कानूनों की व्याख्या करता हो। काजी इस व्याख्या से आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, वारेन होस्टिंग पर मुकदमा आरपी पोलार्ड द्वारा चित्रित, जो कि 1789 में लिया गया। जब वारेन होस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडम बैंक ने उसे बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने पर आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते होस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया, जो 7 साल चली। ठीक है, तो महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन के रूप में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, तो हम इसे क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो ये सब चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट समझना, इसलिए हम लोग बहुत धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इतनी अगर चीज़ें पूरी आपको समझ गई कि मुफ्ती क्या होता है, काजी क्या होता है, इनके क्या काम होते थे, फौजदारी दीवानी अदालत थी। ठीक है, 2। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या यह थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे, ठीक है, मतलब क्या, धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए क्या किया गया, 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों के एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा, जिसमें NB हॉलहेड ने इन संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने किया, इनने किया। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों का भी एक संहिता तैयार कर ली गई, जो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायाधीश की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। सब बहुत महत्वपूर्ण है, अभी समझ लोगे, बाद में बहुत आसानी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। ठीक है, उस समय क्या करते थे कलेक्टर, लगान और जो कर लिया जाता था उसको इकट्ठा करते थे, तथा न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों को व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है, जो कि आज आप देखोगे किस तरह से सब काम चलता है। उसका कार्यकाल कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसके पुराने सत्ता केंद्रों के लिए हाशियों पर ढकेल गया। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हमने समझा है, बहुत सी चीज़ों को आपको रीड करना है, छोटी नोट्स बनाते हुए चलना है। अब हम ये सब चीज़ें अगर समझ गई तो हम चलते हैं आगे कि किस तरह से कंपनी की फ़ौज, है ना, अब फ़ौज होंगी कंपनी के पास तो ही तो कंपनी किसी भी लड़ाई लड़ेंगी या जो भी चीज़ करेंगी किस बेसिस में करेंगी, जब उनके पास फ़ौज होंगी। तो फ़ौज को किस तरह से सिखाया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता, ये सब चीज़ों को अब हम देखेंगे। तो यहाँ तक अगर समझ गया है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, वरना हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग को ये दिख रहा होगा कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़ित का महाव्यूह चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पर जस्ट रीड कर लेना तो आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी। हम चलते हैं कंपनी। तो अब हम चलेंगे आगे कि देखेंगे किस तरह से जो कंपनी की फ़ौज है वो पूरी बनती है, वो खड़ी होती है, क्या चीज़ों को उपयोग में लिया जाता है,
और किस तरह से जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, जिस वजह से जो जितनी भी फौज है, और आप देखोगे कि फौज का जो योगदान है वो किस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक थी। ठीक है, आपको समझना है, असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इसकी सेनाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पूरी सैनिक के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण थी इनकी जो सैनिक शक्ति, जो आगे चल के आपको एक आर्मी बोलते हैं, एक अंग्रेजी शब्द है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार मतलब घोड़ों के साथ, ठीक है, सवार मतलब घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। ठीक है, इनके पास, मुगलों के पास, है ना, बहुत सारे घोड़े रहते थे और ये पूरे घोड़े जाते थे, ठीक है, युद्ध के ऊपर। ठीक है, और कुछ पैदल भी सेनाएं थी, ठीक है ना, हाथ में सब लिए हुए ऐसी पैदल सेनाएं थी। ठीक है, उसके बाद उन्हें तीर तांजी और तलवारबाजी मतलब तीर और तलवारबाजी, ठीक है, ये तलवार, ठीक है, उसके बाद तलवारबाजी प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब उनको सिखाया जाता था कि किस तरह से आपको तलवारें चलाना है, किस तरह से आपको तीर चलाना है। ठीक है, सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशावर प्रशिक्षण देने वाली जो पैदल सेनाओं की जो ज़रूरत थी वह महसूस नहीं होती थी। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदारों मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। इतनी चीज़ें आपको समझ गई कि किस तरह से जो सेनाएं थी मुगलों की वो किस तरह से काम करती थी। अब हम देखेंगे कि 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसान की भर्ती और उन्हें पेशावर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू किया तो उसने यह भी तरीका अपनाया कि अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो कि एक भारतीय शब्द है सिपाही से ही बनाया, जिसको क्या कहते हैं अभी हम लोग या उस समय में आर्मी कहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। समय बीतता जाएगा, चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। आज की बात नहीं है, आज हम लोग जो सेनाएं हमारे पास है, कुछ समय बाद देखोगे उससे भी अपडेट वर्जन आएगा। तो ये उस समय भी होता था, अभी आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है। घुड़सवार जो थे ये बहुत पहले होते थे, फिर कंपनी को लगा कि अब ये जब चीज़ पुराना हो गया है तो नई चीज़ों को, नई तकनीकों को लाया गया। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र, बर्मा का नाम चेंज हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मिस्र में भी लड़ रही थी, जैसे सिपाहियों जैसे कि मस्टेक मतलब क्या होता है, तोड़ेदार बंदूक, और मैचलॉक के लेस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदली सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। किस तरह से देखोगे आप लोग, चीज़ें बदलती जाती है। तो ये देखो कुछ इस तरह से आपको जो इमेज में दिख रहा है, ऐसे होते थे घोड़सवार, है ना, घोड़ा होता था उनके पास, तलवार होती थी, और वो कुछ इस तरह से काम यहाँ पे करते थे। अब क्या होता है, बात आगे बढ़ती है। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिकी संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाता था। आपने एक बात गौर की होंगी, जब कोई भी आप लड़ाइयाँ देखते हो, युद्ध देखते हो, जितनी भी चीज़ें घटती है बहुत प्रॉपर घटती है। तो इसके पीछे इनकी जो प्रशिक्षण है, इनका हाथ होता है, इनको ट्रेनिंग उस तरह से दी जाती है। अभी भी आप देखते होंगे कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी बोलो, तो वहाँ पर जो परेड होती है ना, परेड होती है, तो वहाँ पर आपका जो आपको अनुशासन दिखता है, तो आपको क्या लगता है अनुशासन कैसे आता होगा? प्रैक्टिस और उनकी जो कोचिंग है, प्रशिक्षण है, वो बहुत ही प्योर तरीके से उनको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशावर सिपाहियों की सेना खड़े करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की जो भावनाएं थी उसको नज़रअंदाज कर लेते थे। आप देखोगे भारत में पहले से ही की जो भावनाएं हैं, ठीक है ना, ये भावनाएं किसी की ठेस पहुंचना बहुत गुनाह माना जाता है। आप आज भी देखोगे और आप पहले भी देखोगे,
अब ये सब चीज़ें होने लगी, लोगों की आस्थाओं को, भावनाओं को क्या किया गया, नज़रअंदाज किया गया। तो अब कॉमन सी बात है, जब आस्थाओं और ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। ये बहुत आसान और बहुत समझने वाली बात है। आज भी आप ये देखोगे, क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ये गलत बात है ना। अंग्रेज ऐसा उनके ऊपर करते थे कि तुम धर्म वर्म सब छोड़ दो और तुम सिर्फ एक सिपाही बनो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी आप देखोगे कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, उसकी भी इच्छाएं है, उसके भी कुछ रूल्स है, उसके भी कुछ अधिकार हैं, तो उन अधिकारों को भी आप लोग नहीं छीन सकते हो। सिपाही क्या महसूस करते थे, है ना, आपको ये बताना है कि क्या महसूस करते थे। मैं बताता हूँ आगे। अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात का एहसास जो बदलाव ला रहे हैं उनके सिपाहियों को क्या देखा जाए। फिर क्या होता है, 1857 के विद्रोह में हम सिपाहियों की इस दुनिया के झलक दिखाता है कि इस विद्रोह के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 5, जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर एंड। अब आप देखोगे कि निष्कर्ष का मतलब यही कि अब आगे क्या होने वाला है या अब तक क्या हुआ। तो आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते अब एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई है ना। धीरे धीरे एक ट्रेड करने के लिए आती है कोई कंपनी, और आप देखोगे किस तरह से भौगोलिक औपनिवेशक पूरी जगह अपना राज्य स्थापित करना। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में एक नई भाप तकनीक के आने की प्रक्रिया अब तेज हो गई, भाप के इंजन आने लगे। तो भाप के इंजन क्या हुआ, भाप के इंजनों का उपयोग किया गया जहाज़ों में। तो अब देखोगे कि जो यात्राएं पहले 6 से 7 महीने में कंप्लीट होती थी, अब वो केवल 3 हफ्तों में समेट दी गई, 3 वीक में। अब ये सब हुआ तो क्या हुआ, अंग्रेजों के परिवार बोलो या और ज़्यादातर लोग भारत में आने लगे। जो चीज़ 6-7 महीने में पॉसिबल है, अब वो 3 हफ्तों में पॉसिबल है। तो सोचो आप लोग, परिवर्तन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि मुंबई जाना अब आसान हो गया है, मुंबई में रोजगार है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचते हैं। अगर बताओ मुंबई आपसे घर से 1000 किलोमीटर है तो आप जाना प्रीफर करोगे, या आपसे घर से अगर 100 किलोमीटर तो आप जाना प्रीफर करोगे? आप प्रीफर करोगे 100 किलोमीटर। या फिर अगर आपको यही 100 किलोमीटर अगर 1 घंटे में पहुँच रहे हो आप, और ये अगर 1000 किलोमीटर किसी दिन 1 घंटा हो गया, तो आप लोग भी जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे रोजगार है, आपकी भावनाएं हैं, आपके लोग हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देखोगे एक ट्रेड करने वाली कंपनी किस तरह से कंपनी पूरा चीज़ स्थापित कर लेती है, और इस व्यवहारिक स्तर पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना नियंत्रण ले चुकी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें घटती है। अब आपको एक कल्पना करना है कि आप 18वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे, ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी। याद रखिए कि आप वहाँ जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमीनी के बारे में जान चुके हैं। आपको कैसा लगेगा, आपको ये बताना है। ये सारे क्वेश्चंस अब आपके लिए बहुत आसान हो गए होंगे। हम लोग अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। उससे पहले अब हम एक जस्ट रिवीजन ले लेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा। ठीक है। तो आपको पता है हमने स्टार्ट किया था कि किस तरह से सिराजुद्दौला, है ना, पहला युद्ध होता है प्लासी का। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, धीरे धीरे एक ट्रेड कंपनी एक ट्रेड करने के लिए आती है। उसके पहले हमने देखे कि किस तरह से पहले से ही डच और पुर्तगाल आ चुके थे, है ना। पुर्तगाल में आपको पता है वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आने वाला पहला आदमी बना। उसके बाद हमने प्लासी का युद्ध देखे जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर किस तरह से मीर कासिम को नवाब बनता है। फिर वो वहाँ पर जब झगड़ा होता है तो आप देखेंगे किस तरह से उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया जाता है। फिर मीर कासिम को हटाने के बाद मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। फिर हमने देखा कि कंपनी किस तरह से अपने शासन को फैलाती है। ठीक है। रेजिडेंट क्या होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा टीपू सुल्तान, जिनको शहर मैसूर क्यों कहते हैं, और टीपू सुल्तान की जो लड़ाइयाँ है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, दूसरा कर्नाटक युद्ध है, तीसरा और चौथा कर्नाटक युद्ध है, जहाँ पर क्या होने वाला है, अंग्रेज़ों को जीत मिलती है। और आप देखोगे कि किस तरह से मराठी भी लड़ाई करते हैं पर अंग्रेजों से जीत नहीं पाते। ठीक है। फिर ये क्लेम द बेस्ट, सर्वोच्चतम का दावा करते हैं। विलय नीति आती है ना, मर्जर पॉलिसी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में हर जगह पैर पसार लेती है। और आज हमने देखे कि कंपनी की फ़ौज किस प्रकार से काम करती है, और यहाँ तक हम लोग अंत में पहुँचे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी टफ होते जाएंगी, है ना, चीज़ें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल में
कुछ भी चीज़ हमारा वर्क अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्द से जल्द शेयर कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के